कपिल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत बड़ा काम किया है। इस देश में हमेशा जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई है वो आज भी है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लगने में 75 इयर्स क्यों लगे, और आज तक कोई वामपंथी इतिहासकार या राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस महान मूर्ति के सामने प्रणाम करने गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो कपिल कुमार को ये किताबें और लिखनी पड़ेगी, ये मैं बोलना चाहता हूं। सरदार पटेल की प्रतिमा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा के लिए मोदी जी को क्यों आना पड़ता है? और आज मैं आप लोग के विचार एक और बात रखना चाहता हूं। सरदार पटेल मरे 1950 में और उनको भारत रत्न मिला कब? 1991 में। सरदार पटेल जी died in 1950 and he got a Bharat Ratna in when? In the year 1991, 41 साल बाद। क्यों? कुछ लोग निकले हैं भारत को जोड़ने के लिए। भारत को जोड़ने का तो सबसे बड़ा काम सरदार पटेल ने किया था ना। वो कौन सी ताकतें थी जो भारत रत्न सरदार पटेल को मिलने से रोक रही थी? और 91 में हुआ तो प्राइम मिनिस्टर, याद करिए, नरसिम्हा राव। अगर परिवार के लोग होते प्राइम मिनिस्टर तो ये काम भी अटल बिहारी वाजपेयी को ही करना पड़ता जो उन्होंने 1998 में किया। मौलाना आजाद को कब मिला? 1992। इतने महान नेता देश के, इसलिए कि दोनों नेहरू जी के आलोचक थे, और यही इस देश की त्रासदी रही। मैं संसद में था उस समय, विपक्ष में, राज्यसभा, तो एक एनसीईआरटी की किताब निकली थी। उसमें लिखा हुआ था रास बिहारी बोस वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट। किस क्लास के लिए? 8th, 9th, 10th के लिए। भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी। जाट लुटेरे थे। मेरे पास आई, हमने उठाया, क्या मतलब है भाई? आपके स्वनामधन अर्जुन सिंह, देश के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा बच्चों को आप यही पढ़ाएंगे कि रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ये टेररिस्ट हैं? कहां ले जा रहे हैं देश को? बाद में हंगामा हुआ तो थोड़ा बदलाव हुआ, और आज सुभाष चंद्र बोस के इतने ऐतिहासिक योगदान को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए कपिल कुमार को मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? एक हमारे प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है कि जाइए आप तीन मूर्ति भवन, तो वहां पीएम म्यूजियम है, तो वहां नेहरू जी की भी म्यूजियम है, वह इंदिरा गांधी का भी है, राजीव गांधी का भी है, बीपी सिंह का भी है, नरसिम्हा राव का भी है, शास्त्री जी का भी है, देवेगौड़ा जी का भी है, गुजराल साहब का भी है। जो देश के प्रधानमंत्री हो, सबके बारे में चर्चा। यहां पर सिर्फ एक और एक परिवार, ये ठीक नहीं है। इसलिए वामपंथियों के बारे में क्या कहूं मैं? कपिल जी आप तो जानते ही हैं, जब सुभाष चंद्र बोस की एक बार पुस्तक निकली थी तो मैं अटल जी की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री था, तो मैंने एक ही सवाल किया कि हमारे कम्युनिस्टों को 40 साल लगे स्वीकार करने में कि सुभाष चंद्र बोस वॉज ए फ्रीडम फाइटर। उसके पीछे क्या क्या कहा गया, कैसी गंदी बातें कही गई उनके बारे में, मुझे बताने की जरूरत है। जो देशभक्त है वो देशभक्त है। और कपिल जी, आज आपने जो इस गुमनाम नेताजी के सहयोगियों को समाज के सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। आपने मोइरांग की चर्चा की है। मैं एक बार पार्लियामेंट्री टूर में मोइरांग गया था। हमने कहा मोइरांग की कहानी मैंने पहली बार वहां सुनी। हमने कहा ये कहानी देश को क्यों नहीं बताई जानी चाहिए? अगर मोइरांग के बाद सुभाष बाबू सिर्फ 15 दिन लड़ाई में सफल होते तो शायद वो आसाम, कलकत्ता तक पहुंच गए होते और देश का इतिहास दूसरा। आज अंडमान में नेताजी के शुभारंभ में कार्यक्रम हुआ है, स्मारक बने हैं, परमवीर चक्र विजेताओं के लिए बने। लेकिन कपिल जी, मैं आपके लिए सबसे बड़ा अभिनंदन करूंगा
जो आपने हमारे बिहार के आनंद मोहन सहाय के योगदान का जो पूरा परिचय दिया है, आपका विशेष अभिनंदन। मैं भागलपुर कई बार गया, लोग मुझे बताते थे कि वो सेना जी के नेताजी के बहुत बड़े सहयोगी थे। हमने कहा मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। आपने उनकी पत्नी, उनके परिवार का जो योगदान रखा है। अब बताइए, एक बिहार के भागलपुर के गांव का एक नौजवान जापान पहुंच जाता है और जापान में भारतीयों को सक्रिय करता है, सुभाष बाबू के साथ खड़ा हो जाता है और एक बहुत बड़ा बदलाव कर देता है। देश के बच्चों को जानने की जरूरत है या नहीं है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आज देखिए, जो सबसे बड़ा कपिल बाबू ने काम किया है कि सेना, आजाद हिंद सेना के वीरों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सवाल उठना चाहिए। आज जिस तरह से भारत सरकार की अगुवाई में कपिल कुमार जी के प्रयास से जो पूरा नेताजी म्यूजियम बना है लाल किले में, तो भारत के इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, भारत के इतिहास की सच्चाई को बताने की जरूरत है। कल मुझे बताया कि राजपाल जी कल आप मदुराई जा रहे हैं, तो आप मीनाक्षी मंदिर जरूर जाएंगे। एक बार उस मंदिर का दर्शन करिए आप। हजारों साल पुराना मंदिर है, उसमें जो स्थापत्य कला है, अप्सरा के नाखून को देखिए तो कितना मुलायम है, और द्वारपाल के नाखून को देखिए तो वो टफ है। एंड इट्स थाउजेंड्स इयर्स ओल्ड। अब आप देखिए कि भारत के स्थापत्य कला में, चाहे वो मदुराई का मंदिर हो, रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे वो बृहदेश्वर का मंदिर हो चोला के राज्य का, चाहे वो कोणार्क का मंदिर हो, चाहे वो बाकी मंदिर, चिदम्बरम का मंदिर हो, ये सब मंदिर 1000 साल पुराने हैं और सबकी स्थापत्य कला ऐसी कि 1000 साल में इतना भूकंप आया, इतनी बिजली चमकी, लेकिन उसका एक तिनका भी नहीं हिला। तो क्या देश के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं बताया गया? आज जो हमारे आसाम के महान सेनानायक थे लक्षित भृगुपुखन, उन्हें औरंगजेब की सेना को क्या सराई घाट की लड़ाई में पटकनी दी थी, उनको बताने की जरूरत नहीं है क्या? मैं फिर कहूंगा, वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास चिंतन को अपने सर में और सरकार के सहयोग से कंट्रोल कर रखा था। तो मैं राज्यपाल जी आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं, वामपंथी कहां चले गए? चले गए ना, राजनीतिक हैसियत तो कुछ नहीं बनी। और कपिल बाबू, मुझे आप क्षमा करेंगे, मैं उस समय मंत्री था और सरकार का प्रवक्ता था, तो मेरा कई विषय था। तो जेएनयू में हंगामा कुछ हो गया, लोगों ने पूछा, हमने कहा देखो पूरी दुनिया से वामपंथ खत्म हो गया, तो उनको एक कंसोलेशन प्राइज चाहिए ना, तो जेएनयू का कैंपस उनके लिए कंसोलेशन प्राइज है। ठीक है, वो वहीं से दुनिया चलाने का दावा करते हैं और करते रहे और सिमटते रहे और हारते रहे। नाउ इंडिया हैज अरिजन, द फैक्ट ऑफ द पास्ट मस्ट बी टोल्ड विद कन्विक्शन, विद करेज, सो द पीपल ऑफ द कंट्री नो कि हमारे देश के बड़े लोग क्या थे। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी मैंने मंदिरों के स्थापत्य कला की चर्चा की। मेरा एक और परिचय है कि मैं प्रभु राम लल्ला का वकील भी रहा हूँ अयोध्या के केस में, जो हम लोग जीते थे वहाँ। तो आज राज्यपाल जी मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि मैं LNT के एक कार्यक्रम में उनके एग्जीक्यूटिव को एड्रेस करने पुणे गया, तो वो काम LNT के लोग ही कर रहे हैं। तो हमने पूछा कैसा मंदिर बना रहे हो भाई अयोध्या में? उसने कहा सर आपको जान के खुशी होगी कि नो सीमेंट, नो आयरन, स्टील। हमने कहा मतलब? कहा सीमेंट की जिंदगी है 150 साल, आयरन की जिंदगी है 100 साल, और हमें मंदिर बनाना है 1000 साल पुराना, 1000 साल के। तो इसलिए हम भारत की पुरानी स्थापत्य कला यानी संगमरमर का ईटा और तांबे के तार से बांध कर बना रहे हैं, ताकि 1000 सालों को मंदिर बनाना है। ये बड़ी बात है। अच्छा लगा मुझे सुनकर। कपिल बाबू, मैं आपसे आग्रह जरूर करूंगा कि भारत की स्थापत्य कला जो है मंदिरों की, उसका विचार करिए, उस पर पुस्तक लिखवाइए, ताकि बच्चों को मालूम हो। मुझे खुशी है कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो
या उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, प्रधानमंत्री जी स्वयं इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भारत की इस महान सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य विरासत, इन सबों का ज्ञान हमारे बच्चों को, भविष्य को हो। कपिल बाबू, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी हिम्मत से मैं परिचित हूँ, बहादुर आदमी है और एकेडमिक्स में बहादुरों की जरूरत होती है, हाँ? क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों की एक समस्या है, जब उनसे तर्क से बात करो वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो मैंने अभी एनसीईआरटी किताब की बात कही तो मैं सारे विषयों को बता रहा था, तो सारे दिग्गज वामपंथी, नाम क्या बताऊं, क्या सीताराम येचुरी, क्या बाकी बैठे हुए थे। हमने कहिए क्या करना, वी डोंट सपोर्ट इट। तो हमने कहा लिखने वाले आपके चेले हैं, आज पकड़ेगा तो वी डोंट सपोर्ट इट। तो ऐसे लोगों को कपिल बाबू टीवी पर खूब घेरते रहते हैं, तो ये घेरने का काम आप करते रहिए। मेरी बहुत शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पुस्तक के लोकार्पण के समय अपने कुछ विचार रखे। कपिल कुमार जी, आपसे आग्रह, आप लिखते रहिए, आपकी कलम ठंडी नहीं होनी चाहिए। भारत के इतिहास में बहुत कुछ लिखने की जरूरत है। आपका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।